हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण तबाही मची है और सबसे जो ज्यादा नुकसान है अब तक का जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक आईपीएच को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 1400 करोड़ के आसपास का ये नुकसान का आंकलन हुआ है। अब किस तरह से इसकी भरपाई होगी, क्या कुछ मौजूदा हालात हैं, इस तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, जो खुद आपदा प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां का दौरा करके आए हैं, जायजा लेकर आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, भारी बारिश के कारण काफी तबाही मची है और सबसे ज्यादा नुकसान आपके विभाग आईपीएच को हुआ है। आप मौके पर गए हैं खुद, सब जगह मंडी या कुल्लू, दोनों जिलों में आपने दौरे किए हैं, और क्षेत्रों में भी दौरे किए हैं। क्या मौजूदा हालात हैं? नहीं, देखिए, जल शक्ति मंत्रालय जो है हमारा विभाग, अ, हमारा सारी स्कीम्स जो हैं नदी किनारे, नालों के किनारे इस ढंग से बनती हैं क्योंकि सोर्स हमारा जो है पानी के समीप होता है। इसलिए हमें मेजर नुकसान हुआ, 1500 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हमें इस त्रासदी में हुआ। और हमारी लगभग 10,500 11,000 के आसपास हमारी स्कीमें हैं, उसकी 50% स्कीमें हमारी डैमेज हो गई थी। लेकिन मैं आई मस्ट अप्रिशिएट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द डिपार्टमेंट, जिन्होंने 24/7 किया काम। और नदियों में जाके बेल्डिंग करनी पड़ रही है, नदियों में जाके नालियाँ डालनी पड़ रही हैं, मोटरें डालनी पड़ रही हैं। जिस आपने देखा कि मैं समझता हूँ जिस जील से काम किया गया है वो एक एग्जाम्पलरी है, एक मिसाल है। और उससे हम जो है लगभग 4700 स्कीमें बहाल कर चुके हैं। और चंद स्कीमों के अब रह गई हैं। ऐसा जो काम जो है डेडिकेशन के साथ, जिसमें कि इंजीनियर इन चीफ से लेके हमारे चीफ इंजीनियर्स, हमारे एससीज, एक्सियंस और नीचे जो है स्टाफ तक, हमारे सब लोगों ने पूरी रात रात काम किया, पूरे दिनों दिन सो के नहीं देखा, कपड़े नहीं बदल के देखे। ऐसी हालात में उन्होंने काम किया और आज हम प्रदेश को पानी देने की स्थिति में पहुंच गए हैं। हालांकि हमने ये कहा था कि अगर हमारा मेन सोर्स रिवाइव नहीं होता, आप सिंचाई की योजना से पानी दे दो, अगर नहीं तो आप टैंकर लगा दो, नहीं तो आप कोई ओल्ड डिफंक्ट स्कीम पड़ी है कहीं भी, उसको जो है एनर्जाइज करके वो फिर से दोबारा जोड़ दो। और उसके लिए धन की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के लोगों को पानी पहुंचाना है, फिर क्योंकि पानी सिर्फ टैंकों में डालना है, टैंकों के बाद उसका शुद्धिकरण करना है, शुद्धिकरण करके फिर आगे लोगों के नलके तक पहुंचाना है। तो एक बहुत ही टेढ़ा काम था, जिसमें कि हम कामयाब हो गए हैं। मुझे लगता है कि हम अब कुल्लू की स्कीम भी बहाल करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। और मंडी की स्कीम बहुत मेहनत करके लोगों ने, जान जोखिम में डाल के लोगों ने उसको, क्योंकि उहल से पानी जो है ग्रेविटी से 32 किलोमीटर मंडी लाया जाता है। 85 करोड़ के आसपास की वो स्कीम बनी है। तो मंडी में भी पानी को लेके परेशानी थी, लेकिन वहाँ भी काम हुआ। मैं सिर्फ राज्यवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि ठीक है, पानी सबको चाहिए और हम पानी मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन संयम और धैर्य की ज़रूरत है। आखिर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी उनके भी घर में बच्चे हैं, उनके वो भी किसी के पिता हैं, उनको वो भी, उनकी भी पत्नियां हैं, उनके भी माँ बाप हैं। और फिर भी वो जो है जिस तरीके से उन्होंने काम किया, आप देखो बहते पानी में बेल्डिंग हो रही है, कितना जोखिम है, कितना नीचे पानी में जाके लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए ठीक है, पानी सबको चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी सलाम करो, उन लोगों की डेडिकेशन को भी सलाम करो जो आपको मतलब पानी पहुंचाने के लिए जो है अपना जीवन ताक पे रख के जिन्होंने काम किया है, जीवन को हथेली पे रख के जो है मैंने काम होते देखा है। ठीक है, लोग मानते हैं कि, हम मानते हैं कि लड़ाई
जो है ये कुदरत से है। कुदरत ने बड़े पैमाने पे जो है ये नुकसान किया है, लेकिन किलोमीटर्स के किलोमीटर पाइपें बह गई और मशीनें बह गई, गाद भर गई, सिल्ट भर गया, पानी भर गया, सीवरेज की स्कीमें इफेक्ट हो गई, चैनलाइजेशन इफेक्ट हो गया, ड्रेनेज हमारा खराब हो गया। तो इसलिए डिपार्टमेंट को मेजर लॉस हुआ है। लेकिन हम आज 1500 करोड़ रुपए का अगर हमारा नुकसान हुआ है तो हमने लगभग डिपार्टमेंट को टू बिगिन विद मुझे लगता है 200 करोड़ रुपए के आसपास हमने उनको राशि जारी भी की है कि आप स्कीमें बहाल करो, तत्काल करो। और मैं खुद जो है इसको मॉनिटर कर रहा था और हमने सुबह जो है 4-4 बजे भी स्कीमें मॉनिटर की हैं, 2-2 बजे भी हमने पता लगाया है। ऑफिसर्स हमारे जो फील्ड में हैं तो उनके साथ जो है राब्ता रख के तो आज हम लगभग कंफर्टेबल होने जा रहे हैं। एक कुनिहार की स्कीम है, उसको बहाल करना है। तो मैं समझता हूँ कि अब लगभग स्थिति सामान्य हो रही है। नदियों का लेवल थोड़ा जैसे जैसे डाउन होगा वैसे वैसे हमें काम करने में और आसानी होगी। 1962 के बाद इस तरह की तबाही मची है। पहले के अगर आंकड़े देखें, क्योंकि इतनी बारिश नहीं होती थी, आमतौर पर 30 से 40% बारिश हुई है। अब 1500 करोड़ का जिस तरह का आंकलन लगाया गया है, हालांकि अभी बढ़ सकता है ये, तो कैसे इससे पार पाएंगे? क्या रणनीति है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी ठीक नहीं है। केंद्र से मदद लेंगे या क्या, किस तरह का रोड मैप तैयार किया जाएगा? नहीं, देखिए, केंद्र से तो मांग कर ही रहे हैं। प्रदेश का 4000 करोड़ रुपए का शुरुआती आकलन था, जिसमें हमारा 1500 करोड़ रुपए का जल शक्ति विभाग का भी है। केंद्र की टीम अभी आनी है, केंद्र की टीम आएगी और वो मूल्यांकन करेगी। अभी तक जो केंद्र ने हमें राशि दी है वो हमारा अपना पैसा है। 200 करोड़ रुपया जो आया था वो हमारा जो हमारे लिए निर्धारित, जो 15वें वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित हमारी राशि है जो वो में हमें मिलनी है, उसकी एक किस्त जो हमारी आनी थी वो आई है। और सेकंड किस्त जो है उन्होंने थोड़ी एडवांस कर दी है, जो कि बाद में आनी थी उसको एडवांस किया। लेकिन जो नुकसान हुआ है, इस बार से स्पेसिफिक नुकसान हुआ है, उसके लिए अभी केंद्र ने राशि कोई जारी नहीं की। बीजेपी नेता कह रहे हैं 400 करोड़ दे दी। नहीं, बीजेपी नेता, ये कोई राजनीति कोई सिक्योर करने का जो है पॉइंट सिक्योर करने का मसला थोड़ा नहीं है। ये तो हमारा पैसा है और जो हमें मिलना है। एक स्कीम तो तो ड्यू था हमारा, वो जारी हुआ है, और दूसरा पैसा थोड़ा एडवांस किया गया है। लेकिन जो हमें इस बाढ़ के नुकसान से हुआ, नुकसान तो बड़ा भारी हुआ। आपने देखा कैसे इमारतें बह गई, किस ढंग से गाड़ियां बह गई, किस ढंग से जो है डंगे बह गए, किस ढंग से जो है सड़कें बह गई और स्कीमें बह गई, और बिजली के पोल्स से लेके सारे ट्रांसफार्मर से लेके क्या स्थिति बनी है। तो ये सब चीज़ें जो नुकसान हुआ है वो तो उसका मूल्यांकन करने के लिए केंद्र की टीम आ रही है, और वो टीम आएगी। उसके बाद हम असेसमेंट के बाद हमें क्या देते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें जो है लगभग मुख्यमंत्री जी ने भी जैसे कहा 2000 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने मांग की है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो नुकसान इस समय हुआ है इसकी भरपाई के लिए टीम जैसे जल्दी दौरा करे और जल्दी अपनी रिपोर्ट दे, और केंद्र का नेतृत्व जो है हमें पैसा दे, क्योंकि हम संघीय ढांचे में काम करते हैं। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों में एक देश का जो नाता है, उसके नाते अगर कोई राज्य सरकार संकट में है उसकी मदद करना केंद्र का विषय है। इसलिए केंद्र को कॉल करनी चाहिए। ऐसे तो नेता सब आ रहे हैं, सब नेताओं ने हमारा कंसर्न भी शो किया है, सब नेताओं ने बात भी की है, ये भी कहा है मदद करेंगे। लेकिन मदद तो जमा जवानी तो होगी नहीं, लिप सिंपैथी से तो होगा नहीं कि आपने कह दिया। लेकिन एक्चुअल मदद हमें जो है इस नुकसान की भरपाई के लिए चाहिए, क्योंकि आप देखें हाहाकार कैसे मचा था। हमारा तो पहला स्टेट का पहला मकसद क्या था कि जो लोग नदियों में फंसे हुए हैं उनको जो है निकाला जाए,
दूसरा मकसद ये था कि जो लोग बेघर हो गए हैं उनको कहीं ना कहीं जो है आश्रय दिया जाए। तीसरा ये था कि जो प्रदेश भर से टूरिस्ट आए हैं या देश भर से टूरिस्ट, उन टूरिस्टों को जो है सेफ पैसेज दे के जो है उनको किसी भी ढंग से बाहर निकाला जाए। और वो सारा मिशन ओवर हो गया। अब तो अभी तो मानसून चल रही है। अभी नदियों का लेवल क्या रहता है क्या नहीं रहता है वो अलग बात है। लेकिन अभी तक मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं गाड़ी के रास्ते से गया और मंडी से आगे, ये पहले हम गए थे तो पंडोक इस ढंग से को बंद था बिल्कुल मंडी के पास ही। और नेशनल हाईवे को नुकसान हुआ है वो तो केंद्र का नुकसान है। लेकिन जो हमने देखा, जब हम मनाली कुल्लू से मनाली बाय जगत सुख गए और जो अल्टरनेट रूट है पटेटो ग्राउंड, आलू ग्राउंड का तो नामो निशान ही मिट गया। ऊपर कहते दो बड़े बड़े होटल थे 100 कमरों के, वो उनका नामो निशान मिट गया। और नीचे जो है हमारी सब्जी मंडी थी, हमारे आलू वगैरह जहाँ पे लाया जाता है ना, किन्नौर वगैरह का आलू आता था, वो स्थान वहाँ पे दुकानें थी, वहाँ पे जो है बैरियर था, वो हर चीज, कोई चीज़ वहाँ नहीं बची है, बिल्कुल वीरानगी में वो जगह बदल गई। और उसको बहाल करते पता नहीं कितना समय लग जाएगा। ऐसे ही जो है बहुत बहुत जगह पे जो है ब्लैकआउट हो गया। कुल्लू तो पूरा ही ब्लैकआउट रहा क्योंकि बिजली चली गई, उसको बहाल कराने में ताकत लगी है। हमारे सड़कें बंद होने की वजह से हमारे एचआरटीसी के मेजर ऑपरेशन जो है लगभग 352 के आसपास हमारे रूट बंद हो गए थे। लेकिन एक कामयाबी जरूर हुई कि हमारी एचआरटीसी की सारी संपत्ति सुरक्षित है। हमारी वॉल्वो बसेस सारी सुरक्षित रह गई। हमारी दूसरी बसेस हालांकि वाशिंग में वो बिल्कुल पानी के किनारे थी, पानी उनके ऊपर से आके निकल के चला गया, लेकिन हमारी बसें जो हैं सारी की सारी बसें बच गई। प्रदेश में एक भी बस का नुकसान नहीं हुआ। हमें जो नुकसान हो रहा है जो करोड़ों रुपए का एचआरटीसी को, वो हो रहा है कि जो हमारे रूट ऑपरेशनल नहीं हो रहे हैं और उससे हमें जो है लगता है कि 8-10 करोड़ रुपए की चपत जरूर लग रही है एचआरटीसी को। लेकिन पूरे प्रदेश में हमारे जैसे जिस ढंग से सिंचाई के की योजनाएं बहाल की, लोगों को पानी पहुंचाया, चाहे टैंकरों द्वारा पहुंचाया, चाहे किसी भी तरीके से पहुंचाया, और चाहे अब स्कीमें ऑपरेशन, ऐसी ढंग से एचआरटीसी की सर्विसेज हमारी हमने दिल्ली तक बहाल रखने की कोशिश की। ट्रांसशिप्टमेंट करके जो है बसें हम देते रहे, और जो भी रूट खुलता गया वहाँ पे हमने बस चलाने में, टूरिस्टों को बाहर निकालने के लिए हमने बसें प्रोवाइड की। हमने जो है पूरी इन दोनों डिपार्टमेंट्स में मानवीय दृष्टिकोण लगाते हुए काम किया है। तो आज हमें इस बात की संतुष्टि है कि ये दोनों जो पब्लिक यूटिलिटी डिपार्टमेंट्स हैं, इन डिपार्टमेंट्स की अपनी भूमिका इसमें रही है। क्या जिस तरह से हमने देखा आईपीएच के कर्मचारियों को अपनी जान पर खेलकर जो है वो लाइन दुरुस्त करते हुए तस्वीरें आई हैं, क्या जो कर्मचारी हैं जिन लोगों ने इस आपदा में बेहतरीन काम किया है, जान पर खेलकर काम किया है, क्या उन लोगों को इनाम भी मिलेगा? डेफिनेटली हम इसको कंसीडर करेंगे। मैंने लिस्टें भी मंगाई हैं कि कौन कौन से, हालांकि हमारा डिपार्टमेंट तो फुल्ली इन्वॉल्व था कि ऐसी ऐसी जगह मतलब कि आपकी रूह कांप जाएगी कि किसी का बच्चा है आखिर वो जो है नीचे पानी में जा रहा है, जहाँ पे इतना दिखते हैं, और उसमें जाके वेल्डिंग कर रहा है या पाइपें डाल रहा है या कंधे पे पाइपें उठा के जा रहा है। ऐसे भय के डरावने माहौल में भी जो है अगर इन लोगों की सर्विसेज की है, मैं आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम कि ऐसा फौलादी काम, ऐसा जुनूनी काम जो है उन्होंने करके दिया। और आज जो है काफ़ी जगह से हमें लोगों ने ये कहा है कि डिपार्टमेंट ने जो है अपनी भूमिका निभाई है, और हमने भी उनसे ये कहा है कि भाई संयम जरूर रखें, धैर्य जरूर रखें। ठीक, आपको पानी पहुंचाना है, लेकिन इन लोगों का जीवन सुरक्षित रखना भी हमारा काम है। क्या मानते हैं जिस तरह की त्रासदी हुई है, इसको थोड़ा रोका जा सकता था, कम इसका नुकसान हो सकता था? क्योंकि कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई हैं कि नदियों के नज़दीक कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गया।
डिस्टेंस कम होगी, जो एक नदी से डिस्टेंस रहनी चाहिए थी वो नहीं रह पाई। क्या इसका जो है वो खामियाजा भी भुगतना पड़ा, या भविष्य के लिए कोई इस तरह का रोड मैप तैयार करेंगे ताकि अगर इस तरह की भारी बारिश या इस तरह की बाढ़ आए तो थोड़ा नुकसान कम हो? नहीं, देखिए ये अभी ये समय किसी पोस्टमार्टम करने का नहीं है। अभी तो रिलीफ एंड रेस्टोरेशन के वर्क चल रहे हैं। अभी इस बात में जाना कि नदियों के किनारे मकान बन गए, होटल बन गए, या उससे उससे नुकसान हुआ, या कोई कहे जी खनन से नुकसान हुआ, या कोई कहे किसी तीसरे फैक्टर से की वजह से नुकसान हुआ, वो ये चीज़ें जो है ये बाद में इनका अध्ययन हो सकता है, इनके बारे में जो स्टडी करके कि आगे का रोड मैप क्या तय करना, वो हिमाचल प्रदेश कर सकता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश एक विकासशील प्रदेश है, काफ़ी तरक्की यहाँ पे हुई, और लेकिन तरक्की के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो गई। अब वो तो कुछ चीज़ें तो साफ ही आ रही है कि घर जो है, काफ़ी घर जो है नदियों में, लगभग नदियों के किनारे नहीं, नदियों के बीच में ही बन गए हुए हैं। उन चीज़ों को तो नुकसान हुआ है। और नदियों का जो है गुस्सा जो है इस दफ़ा बहुत भीषण था। और वैसे भी कहते हैं कि नदियाँ कुछ सालों के बाद, चाहे 10 साल के बाद करें, 50 साल के बाद करें, 100 साल के बाद, नदियाँ अपने मेन जगह जहाँ से बहती है वहाँ पे आने का प्रयास करती हैं। तो इसलिए उन्होंने प्रयास किया और उसमें नुकसान हुए। और हाँ, देखो हिमाचल प्रदेश को लोग पसंद करते हैं। हिमाचल के पास सीनिक ब्यूटी है, टूरिज़्म का एक बहुत ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है। कुल्लू मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, ये स्थान या ट्राइबल इलाके हमारे, ये यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, यहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ हैं, यहाँ पे झरने हैं और नदियाँ हैं, ये और हर तरह का कुदरती वातावरण है। उसके लिए लोग आते हैं। और वंस इन डिकेड्स, और जो है लंबे अरसे में कभी कभार ऐसी स्थिति बनती है जो इस दफ़ा बनी है। और इसलिए टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट आएगा, आने वाले समय भी हम चाहेंगे कि टूरिस्ट आए और हम उनको खिदमत कर सकें। अगर टूरिस्ट आ जाए, हम अतिथि देवो भव की भावना से चलते हैं, तो हम रेस्टोरेशन जितनी जल्दी कर लेंगे ये हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन अब आप देखें ना कि कीरतपुर से मनाली नेशनल हाईवे, जिसका कि प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना था, और उसको उसको जो है इस समय सब लोग, केंद्र से पता नहीं कितनी की टीमें आ गई थी इसकी रैकी करने की, कैसे बना वो, उसका किस ढंग से जो है बिखरा है वो। कुल्लू से लेके मनाली तक तो नेशनल हाईवे का जो है नामो निशान मिट गया। अब हम इस बात पे तो सवाल नहीं उठाते कि ये कैसा बना, क्या बना, अगर हर तरफ नुकसान हुए हैं। लेकिन ये है कि कुल्लू से मनाली नेशनल हाईवे बनाते समय उसका अध्ययन कुछ अलग तरीके से होना चाहिए था। उसमें किस तरह से कंक्रीट की दीवारें लगनी हैं या दूसरे उसकी चैनलाइजेशन होनी है। कुछ लोग ब्यास की चैनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, कुछ लोग गांव के लोग हैं, जैसे अभी मैं पतली कूल गया था, वहाँ के लोग कह रहे थे कि यहाँ पे इसकी चैनलाइजेशन होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे इसके खड की चैनलाइजेशन होनी चाहिए। अब प्रपोजल्स तो हर तरह की आ रही हैं, पर फाइनेंसेस आएगा तो बात है। अदरवाइज स्टेट तो इसमें 75,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है। स्टेट के पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, फिर भी स्टेट ने अपने पास से 1,000 करोड़ रुपए के आसपास रिलीज़ किया है। और इस लड़ाई से लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और मकान, लोगों के जिनके मकान गिरे हैं उनको पैसा देने की कोशिश हुई है, जिनके पशु मरे हैं उनको पैसा देने की कोशिश हुई है। इंसान का तो जो रिलीफ मैनुअल में प्रोविजंस हैं वो है ही है। तो कोशिश हुई है। और लेकिन ये है कि इस एपिसोड ने प्रदेश को काफ़ी पीछे धकेला है। डेवलपमेंट को जो है नुकसान हुआ है। और ये तो एक कल्याणकारी राज्य है। और जब हिमाचल बना था उस समय भी ये बातें सबके ध्यान में थी कि हिमाचल कोई फाइनेंशियल बाइबल स्टेट नहीं है, यहाँ पे टैक्स बेस नहीं है।
टैक्स बेस जिन राज्यों का है वो तो अपने जो है संसाधनों से सब कुछ कर लेते हैं। हमारे पास टैक्स बेस नहीं है, हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है। जैसे अब हमारे पास अब जीएसटी का कंपनसेशन 2022 से बंद हो गया। अब हमारे को कर्ज लेने की सीमा हमारी घटा दी है, फॉरेन फंडिंग की सीमा हमारी घटा दी है। तो फाइनेंशियली जो है हमारे अपनी चुनौतियां हैं, तो हमें कैसे संसाधन बढ़ाने हैं उसी हिसाब से हम लगे थे। जैसे वाटर सेस का हमने कहा कि इसको शुरू करें, उसमें केंद्र ने अड़ंगा लगा दिया कि उन कंपनियों को कहा कि आप लोग जो है अदालत में चले जाओ, आप ऐसा मत दो। तो स्टेट को रिसोर्सेज तो बढ़ाने हैं। मेरे पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट इस साल अपना रेवेन्यू लगभग 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देगा। हमने जो जो भी प्लग किया जा, जैसे पुराने गाड़ियों को जो है जिन लोगों का टैक्स नहीं दिया बड़े सालों से, हमने कहा आप टैक्स दो, लेकिन आपको हम पेनल्टी माफ़ करते हैं, हम इंटरेस्ट माफ़ करते हैं, आप हमें जो है अपना उस हिसाब से टैक्स डिपॉजिट करा के अपना काम शुरू करो। तो ऐसी बहुत स्कीमें हम लाए हैं। जब बाहर से गाड़ियां आती हैं उन पे हमने टैक्स लगाने का इंतज़ाम किया है। और अब हम प्राइवेट सेक्टर में जो है ट्रांसपोर्ट चलाने की कोशिश कर रहे हैं, 18 सीटर या जो है टेम्पू ट्रैवलर, दूसरी चीज़ें, ये सब चीज़ें। लेकिन कुल मिला के जो है एक मूल मंत्र तो इस प्रदेश का रहेगा कि खर्चे घटाओ, आय बढ़ाओ। इस मूल मंत्र पे तो हमें चलना ही पड़ेगा। जब हर जगह हमें खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी और आय बढ़ानी पड़ेगी। आपने देखा हमारी सरकार बनी आज 7-8 महीने हो गए, अभी तक एक भी गाड़ी नहीं खरीदी, किसी मंत्री के लिए भी नहीं खरीदी, किसी अफसर के लिए भी नहीं खरीदी, किसी जगह पे नहीं खरीदी। हालांकि आप देखते हैं कि 15 साल वाला जो गाड़ियां जिनकी 15 साल हो गए गवर्नमेंट सेक्टर में, वो सारी उनकी आरसी रद्द हो गई, उनको जो है सड़क से हटा दिया गया। बसें भी हटा दी गई जो जिनकी 15 साल हो गई। तो लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई गाड़ी जो है सरकार ने नहीं खरीदी। और ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है किफ़ायत करने के जहाँ भी प्रयास हो सकते हैं किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार कोशिश हो रही है। और क्योंकि आपके पास भाषा एवं संस्कृति विभाग भी है, और धार्मिक क्षेत्र की अगर बात करें, पर्यटन की, धार्मिक पर्यटन बहुत होता है इन दिनों, खासतौर पर श्रीखंड यात्रा होती है, मणिमहेश यात्रा होती है, मंदिरों में बहुत आते हैं लोग, लेकिन अब डरे हुए हैं, लोग आ नहीं रहे हैं। तो इसको भी नुकसान हुआ है। हालांकि मंदिरों को उतना नुकसान नहीं हुआ इस त्रासदी में, मंडी का मंदिर खड़ा रहा। देखिए ऐसा है कि ये तो देवभूमि है, हम ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं। और आप देखें कि कुदरत का करिश्मा है कि मंडी का पंचवक्तर मंदिर जो है ब्यास के बीचों बीच स्थापित है, और सब कुछ बह गया। हमारी वहाँ पे पानी की जो मेजर स्कीम है वो जो है पूरी तरह धराशायी हो गई। लेकिन वहाँ पे पंचमुखी भोलेनाथ महादेव महाराज जो है पूरी तरह वहाँ पे कायम है, और नंदी जी महाराज वहाँ पे पूरी तरह कायम है। और पूरा एरिया जो है पूरा सुरक्षित, ठीक है, रेत से पूरा भर गया था। इसीलिए मैं वहाँ पे गया, विभाग मेरे पास है इसलिए मैं वहाँ पे गया, और मैंने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन भी दी थी कि सारा जो है आप अंदर से रेत निकलवाएं और जो है इसको अंदर से साफ सफाई करें, और फिर उसको धो के कल से शायद वहाँ पूजा अर्चना भी शुरू हो गई, वह सारा उसमें निकाला गया। और लेकिन ये ईश्वरीय चमत्कार है, ईश्वरीय शक्ति है कि महादेव वहाँ पे विराजमान है। केदारनाथ में भी हुआ था, तब वह उसी तर्ज पे जो है हमारे भी बिल्कुल आप बाबा बडोलिया जो सिरमौर में है, वो आप देखो ऊपर से कितना पानी बह रहा है, लेकिन इतने भारी भरकम पानी बहने के बावजूद महादेव जी पूरी तरह विराजमान है, पूरी तरह सुरक्षित है। मंदिरों को जो है हमारे पूरा हमारा बचाव हुआ है, और हम उनको किस ढंग से कर सके। इसलिए मैंने कहा था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों के पास ने टेम्पल तो ले लिए, लेकिन टेम्पल लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने ये कह दिया कि इस पे आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। भाई आप आइए, आप उनकी स्थिति देखिए। अगर आपका, अब तो आगे थे जब मैंने बयान दिया था
कि भाई वो आएँ और आके देखें और इसको पूरा वो करके कि किस ढंग से इसको द्वारा श्रद्धा और आस्था के केंद्र को शुरू करना है। तो वहाँ पे आए, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काम किया, हमारे लोग भी वहाँ पे गए, डिपार्टमेंट के लोग भी उसको देख रहे हैं। तो इसलिए मंदिरों को तो वैसे भी हम प्राथमिकता दे रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि चिंतपूर्णी के मंदिर को किस ढंग से हम नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नैना देवी के अस्पताल के में के आसपास जो अस्पताल बन रहा है उसको अभी हमने 5 करोड़ रुपया दिया ताकि वहाँ पे सुविधाएं कायम की जा सकें। तो सब मंदिरों की व्यवस्थाओं में आमूल चूल जो परिवर्तन करना है उस पे तो हम काम कर रहे हैं। और मंदिर हुए या दूसरे हमारे जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं मंदिरों की, उनको किस ढंग से बचा के रखना है, खासतौर पर सरकारी नियंत्रण में जो मंदिर हैं उनका रख रखाव कैसे करना है। हमारे पास वहाँ पे करोड़ों की आय है। जिन मंदिरों का सरकारीकरण हुआ उनकी आय में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई समय के साथ साथ, और वो उनके पास जो है कैश भी है, उनके पास गोल्ड भी है, लेकिन उनको किस ढंग से हमने वहाँ श्रद्धालुओं के लिए फैसिलिटीज़ अर्जित करनी है वैष्णो देवी की तर्ज पे, वो भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, जिन्होंने कहा कि त्रासदी में आईपीएच विभाग ने बेहतरीन काम किया है और 50% जो आईपीएच की स्कीमें थी उनको बहाल कर लिया गया है। पीने की पानी की कहीं दिक्कत नहीं है। हालांकि कुल्लू में थोड़ी परेशानी है, लेकिन वहां भी 1-2 दिन में जो रिस्टोरेशन का काम है वो पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने एक चीज कही है कि हिमाचल प्रदेश को खर्चे घटाने हैं और आय बढ़ानी है। इस दिशा की तरफ सरकार काम कर रही है ताकि अपने पांव पर हिमाचल प्रदेश खड़ा हो सके। शिमला से पंजाब केसरी टीवी के लिए योगराज शर्मा।